नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जंगी प्लान की, जिसमें ईरान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। ईरान में सत्ता के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने अपने सबसे घातक वॉरशिप को ईरान की ओर भेजा तो खामेनेई के खेमे में खलबली मच गई। खबर है कि अमेरिका का सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। पेंटागन ने बढ़ते तनाव के बीच इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान की ओर भेज दिया है। ये ग्रुप बेहद ताकतवर है, जो अकेले पूरी सेना के बराबर तबाही मचा सकता है। कुछ ही दिन में ईरान को तबाह बर्बाद कर सकता है। खामेनेई को भी पता है कि अगर ट्रंप ने हमला किया तो उन्हें काफी नुकसान होगा। ईरान में हाहाकार मच जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ किया है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल है कि अब ईरान में आगे क्या होगा? क्या खामेनेई को ईरान छोड़कर जाना होगा? क्या ईरान में तख्ता पलट होगा या ईरान पर अमेरिका का कहर बरपेगा? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध का सायरन बज गया है? क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का वक्त तय हो गया है? खामेनेई को ट्रंप की धमकी, ईरान को लेकर अमेरिका का एक्शन प्लान और तेहरान से लेकर मशहद तक सत्ता के खिलाफ विद्रोह की भड़की आग के बीच ये सवाल तब सुलगने लगे जब अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने लगा। खबर है कि ईरान पर हमले की ट्रंप की धमकियों के बीच अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर को मूव करने का फैसला ईरानी एयर स्पेस के बंद होने के ठीक 1 घंटे बाद लिया गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। यह अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। अमेरिकी नेवी की आधिकारिक वेबसाइट एयरपैक नेवी के मुताबिक इस ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ आमतौर पर 3 से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस ग्रुप में क्रूजर भी शामिल किया जाता है, जो ऑपरेशन के दौरान कमांड और कंट्रोल पर काम करता है। इसके अलावा इस ग्रुप में 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात रहती हैं, जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के साथ साथ टोमाहॉक मिसाइल दाग सकती हैं। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अकेला ही बहुत ताकतवर है। इसे पूरी आर्मी के बराबर कहा जाता है। ये बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये ग्रुप मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों की सुरक्षा, इजराइल की मदद और ईरान को डिटर करने के लिए भेजा गया है। ये रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं, बल्कि अमेरिका की बड़ी तैयारी है। ईरान को लेकर अमेरिका कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। इसके संकेत इससे भी मिलते हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने कुछ सैन्य अड्डों से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। ईरान से तनाव के बीच कतर बेस से कुछ अफसर अमेरिका लौटे हैं। अल उदैद एयरबेस से कुछ अफसर हटाए गए हैं। कुछ सैनिकों को कल शाम तक लौटने को कहा गया है। अमेरिका ने यह कदम तब उठाया जब ईरान ने धमकी दी थी कि मिलिट्री एक्शन हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका एक ओर अपने सैनिकों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर अपने सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर भेज रहा है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को साउथ चाइना सी से इतनी दूर ले जाने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक छोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि ट्रंप की तैयारी बड़ी है। पूरे कैरियर ग्रुप को इंडो पैसिफिक से हटाकर लाने का मतलब यह है कि अमेरिका लंबे वक्त तक ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला में भी हमले से पहले इसी तरह की सैन्य तैनाती बढ़ाई थी, और अब जब ट्रंप बार बार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं और इसी धमकी के बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ना ये संकेत दे रहा है कि ट्रंप ईरान को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। सवाल है कि क्या जिस तरह वेनेजुएला पर हमला हुआ, क्या उसी पैटर्न पर ट्रंप ईरान को टारगेट करेंगे? क्या वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर हमला करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज इंडिया। और इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक बोहरा पूर्व राजनयिक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक सर। मेजर जनरल AK सिवाच रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा सवाल दीपक बोहरा जी आपसे है, जिस तरीके से अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि जो तैयारी इस वक्त चल रही है, हालांकि ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जो USS अब्राहम लिंकन जैसे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट हैं उनको वहां पर तैनाती उनकी कैसे देखते हैं आप? क्या कोई ये युद्ध की तैयारी है, सैन्य दबाव है, कैसे देखते हैं सर? बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके शानदार चैनल पर आने का। सिर्फ शिकायत ये है कि आपने जनरल सिवाच को बुलाया है, तो सब कुछ जानते हैं मुझसे कहीं बुद्धिमान है, तो ही विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ एक तीसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। उस इलाके में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में 20 साल रहा हूँ, मैंने नौकरी की है वहां पर, बड़ी अच्छी तरह से इनको समझता हूँ। जल्दी से बता देता हूँ, जब पिछले साल हमला किया था इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, 3 उसके जो न्यूक्लियर प्लांट थे उनको ध्वस्त कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं अभी सोच रहा हूं मुझे क्या करना है, कुछ दिनों में मैं फैसला करूंगा, और उसी रात को उन्होंने वहां पे हमला किया था। दूसरी चीज, इस बार भी जो ये कह रहा है अच्छा वो डर गए हैं, ये हो गए हैं, ये सब इसकी चाल है टू कीप द एनिमी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ बैलेंस, ताकि उसको पता ना लगे वो क्या करने वाले हैं। मेरा मानना है, क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री का जहाज बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड जहाज है, मैं इसको जानता हूं मैम, क्योंकि हमारे कुछ जहाजों में भी उन्होंने स्पेशल इक्विपमेंट लगाया है। वो जहाज उड़ के ग्रीस चला गया, उसका नाम है विंग ऑफ जायन। अब बेंजामिन नेतन्याहू अभी हैं इसराइल में या कहीं चले गए, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिसंबर में जब वो अमेरिका गए थे, वहां बोले डोनाल्ड ट्रंप आप तो सबसे अच्छे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में, आप इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण मित्र हैं, और सबसे बड़ा अवार्ड इसराइल का दिया था। जब भी वो व्हाइट हाउस में गया है मैम, उसके बाद अमेरिका ने कुछ ना कुछ हमला किसी पर किया है। तो मेरा मानना है कि ये मुल्ला रेजीम, जिसने कुछ नहीं दिया अपने लोगों को इस्लाम के अलावा, और इस्लाम से पेट नहीं भरता है, और ये इसका समय अब सीमित है, ये चला जाएगा। और वो बाबरची नहीं, क्या नाम है विदेश मंत्री का, बाबरची ऐसे ही कुछ उसका नाम है, उसने हमारे विदेश मंत्री से भी बातचीत की है, बड़ा घबराया हुआ है, भारत से कोई इनकी मोहब्बत नहीं है, लेकिन अब तरह तरह हर जगह दौड़ रहे हैं सपोर्ट के लिए। और एक चीज आपको और बता देता हूं मैम, आपको याद होगा पिछले साल जनवरी के महीने में ये जैश ए आदल पार्टी ऑफ जस्टिस, और उधर से पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि आप इनका समर्थन करते हैं, ईरान ने आरोप लगाया कि आप बलूचिस्तान सिस्तान में जो हमारी तरफ लोग पंगा ले रहे हैं आप उनका समर्थन करते हैं। तो ये सुन्नी शिया का था, एक दूसरे पर मिसाइलें फेंकने लगे। फिर ईरान के राष्ट्रपति गए पाकिस्तान, बोलो डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट, इस्लाम इस्लाम, अरे ब्रदर आई लव यू। आधे घंटे के बाद फिर से मिसाइलें उड़नी शुरू होगी। कोई भरोसा नहीं करता, खासतौर इस्लामिक समुदाय में। सो ईरान आज अकेला है, ट्रंप ये जानता है। मैं ईरान आज अकेला है, लेकिन ईरान के साथ साथ अमेरिका किसको संदेश देना चाह रहा है? ईरान को देना चाह रहा है या पूरी दुनिया को देना चाह रहा है? सारी दुनिया को संदेश दे रहा है कि जो मैं करता हूं वो कहता हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। वेनेजुएला मैम, फाइनली मैं इतना ही कहूंगा, आप जानते हो ना, तो अमेरिका तो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन की ये मुखालफत करता है, इट्स अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। ट्रंप यही कहता है, पर 2 इलीगल्स को उठा लाया वेनेजुएला से, अपने जेलों में डाल दिया, वहां के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा के ले आया। ये नहीं कह रहा कि जाके ईरान में मुल्ला को उठा लाएगा, मुल्ला सरकार गई। और इतना भी आपको बता देता हूं, ये जो अल खमेनी अगर अभी जिंदा है, मुझे पता नहीं, आजकल तो AI से बहुत कुछ होता है, अगर ये है, कोई देश इसको पनाह नहीं देगा। ईरान इज इन ट्रबल, पीरियड। ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों के जानकार भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ सुरेंद्र सिंह लाली जी, आप विदेश के मामलों को बेहतर समझते हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है सर, आपको क्या लगता है कि ये यहीं तक महदूद रहेगी, या फिर जो हम संभावना देख रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनने की पूरी संभावना, अभी दीपक बोहरा जी भी कह रहे थे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? नमस्कार सोनल जी, मैं शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे इन काबिल लोगों के बीच में बुलाया। सोनल जी, मैंने एम्बेसडर बोहरा को भी सुना, पर मैं थोड़ा सा माजी में जानना चाहूँगा, क्योंकि ना मैं बहुत बड़ा आयतुल्लाह खमैनी का फैन हूँ, ऑल्दो मेरे पिता की पैदाश वहाँ की है, हम ईरानियन सरदार हैं, क्योंकि वहाँ सिख कौम हुआ करती थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ भी मैं 10 साल रहा, क्योंकि
ये एक खेल है जो अमेरिका खेल रहा है, पर पीछे से इसको इजराइल खिला रहा है। मतलब इस जो भी ये चल रहा है हमारे खित्ते में, अगर इसमें इजराइल का रेफरेंस नहीं होगा तो ये कहानी इनकम्प्लीट होगी। क्योंकि अमेरिका को क्या थ्रेट है ईरान से? ईरान तो बिल्कुल मतलब जमीन पे लेटा हुआ, और कहाँ अमेरिका और को एक जाके समय इतनी पे दूर तो बहुत पहुंचने गहरा दें। दोस्ताना भी होता था, बड़ी अच्छी दोस्ती अब भी मैं थी। उसमें आना चाहता हूं कि ये कहानी जो है 1953 में शुरू हुई थी। देखिए, ये अंग्रेजों की प्लेबुक रही है कि जहां पे तेल है, जहां उनका मफाद है, वहां जाओ। वहां पे सीआईए हो, थिंक टैंक हो, किसी भी तरीके से जरा सा वहां पे अगर छोटा सा क्रैक नजर आए, उसमें फिर ये अंग्रेज अपनी डीप स्टेट घुस के उसको बड़ा करती है, और वहां पे फिर अपना एक बशिंदा बिठा देती है। तो ये कहानी जो है वैसे तो बहुत पुरानी है, पर 1953 में शुरू हुई, जब यूके ने यूएस को ये हैंडल किया। तो वहां पे एक डेमोक्रेटिक लीडर था, वो ठीक था या गलत था वो उन लोगों का चुनाव है जिन्होंने चुना है। तो मोसदैक नाम के एक आदमी थे जिसको हटाया गया वहां से, क्योंकि उन्होंने वो गलती की जो लिबिया ने की, जो इराक ने की, पेट्रो डॉलर को चैलेंज किया, तेल था। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मोसदैक ने कहा ये ईरान के नीचे ईरान का तेल है। उन्होंने बोला नहीं, कतई आपका नहीं है, ये तो हमारा है। और अब आप जी। देख लीजिए, वो तो छोड़िए, आज 2026 में भी ट्रम्प साहब ने क्या किया है उसको उठा के वेनेजुएला में जाके। तो इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू मेरी समझ से दुनिया का सबसे पावर पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो थ्रू जूइश लॉबी, और एक चीज और कहूंगा इसमें, बाद में हम इस डिस्कशन में आएंगे, जी। एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू, जेफरी एप्स्टीन के थ्रू वो यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को नेगोशिएट करता था इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ओके, स्टेट ऑफ इजराइल, यहीं से हम जिसमें आगे बढ़ाएंगे बात को। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी एक बड़ी खबर का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, दुबई भागने की फिराक में है खामेनेई। खामेनेई के बेटे ने दुबई ट्रांसफर किए पैसे, ईरान से ट्रांसफर किए 1353 करोड़ रुपए। ये ट्रांजैक्शन मनी का डेटा भी सामने आ गया है। तो खामेनेई के बेटे ने दुबई ट्रांसफर किए हैं ये पैसे, और ये पूरा डाटा निकलकर सामने आ रहा है। और ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें जो इस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि दुबई भागने की फिराक में है खामेनेई। जी सुरेंद्र सिंह लाली जी, अपनी बात प्लीज पूरा कीजिए आप। मतलब दुबई से ज्यादा मुझे चांस रशिया का लगता है, क्योंकि इस समय यूएई भी जिस तरीके का है, तो वहां खमेनी जी के लिए इस समय मेरी समझ से, मेरी छोटी समझ से, रशिया जाना ज्यादा वाजिब रहेगा। जब इसके दुबई पैसे तो इनके पास इतने, इन्होंने इतनी पुश्तों से लूटा है आज तक। जो उनका जो अमेरिका के वो थे, क्या बोलते हैं, शाह ईरान थे, वो इतनी जायदाद छोड़ गए कि उन्हें तो गोए भी कितने साल हो गए। आज तक रजा पलावी जो उनका बेटा है, जो सबसे बड़ा वॉशिंगटन एरिया का प्ले बॉय है, आज तक वो जो ईरान की उन्होंने पब्लिक का पैसा चूज किया है, उससे वो अयाशियां कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में भी बहुत कोशिश कर रही है कि वो आदमी जिसका ईरान से कोई लेना देना नहीं, 1979 तक दिया नहीं, उसको भी वो चाहेंगे इम्प्लांट करना चाहे। तो ये अलग डिस्कशन है, पर मेरी समझ से ये खेल बड़ा है। और इस खेल में आप खुद ही देखिए जी। कि अमेरिका को ज्यादा नुकसान नहीं है, स्टेट ऑफ इजराइल जिसकी एपेक लॉबी जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स को कंट्रोल करती है, ये खेल वो खिला रही है। वरना बिल्कुल। कहां अमेरिका, इतनी बड़ी इकोनॉमी, कहां ईरान, वो क्या पहुंच ही नहीं सकता वहां जी। तक। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। सर, मेजर रिटायर्ड एके सिवाज जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि अभी तक 6 महीने पहले तक जो स्थिति सामान्य थी, अचानक से वो ऐसी कैसे बिगड़ जाती है? बहुत सी समस्याएं होती हैं पब्लिक की, महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी बातें जो अभी निकलकर सामने आ रही हैं, आर्थिक संकट है, लेकिन ये सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं, ये तो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है थी कि ऐसे हालात बदलेंगे। हाँ देखो सोनम, पहले तो मेरा जो रैंक मेजर नहीं है, मैं मेजर जनरल हूँ। हाँ ये सच्चाई है कि जो चीज़ हुई हैं एक प्रकार मिडल ईस्ट में, वो धीरे धीरे खराब होती गई हैं। और ये इसकी वजह यह है कि आपने इतने सालों से दबा के लोगों को रखा है। इन्फ्लेशन डबल फिगर 40% है, और आप अभी जो फूड इन्फ्लेशन 72% के करीब है। इकॉनमी बिल्कुल डिगमगा गई है। उसके बाद आप सब चाहिए है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने और बाकी दूसरे देशों ने, और स्पेशली यूके और फ्रांस ने भी दिसंबर से दोबारा लगा दिए थे, तो इससे इसकी अर्थव्यवस्था डिगमगा गई, इसमें कोई शक नहीं। जी। और जो
करप्शन बहुत हाईएस्ट लेवल की है। जो आप ये सोचते हैं कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी करप्शन तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री से भी ज्यादा है, इसमें बोल नहीं। आईआरजीसी के पास बहुत पावर है। आईआरजीसी की जो 1 लाख के करीब इसके नुकते हैं वो मिलिट्रीज के भी ओवरटेक करते हैं। 63% जो ईरान का बिजनेस है वो आईआरजीसी कंट्रोल करती है। तो ये सच्चाई है कि धीरे धीरे सिचुएशन इतनी खराब होगी कि आज उनकी जो करेंसी रियाल है वो गिर गई है कम से कम 70% अभी 6-7 दिनों में। जी। आज जो $1 के मुकाबले में 1.5 मिलियन रियाल है। और ये एक तो बहुत बड़ा ओवरऑल रीजन भी बताया जा रहा है, ये एक हाँ बड़ा कारण बताया हाँ, जा रहा है। अभी मैं आगे बताता हूँ। अभी सोचो ये सिचुएशन है, क्या इस हालात के अंदर अमेरिका हमला कर सकता है या कोई उसके पास और ऑप्शन है? देखो एक चीज समझनी चाहिए कि अगर अयातुल्ला अल खमैनी है वो तब तक रहेगा जब तक आईआरजीसी उसके साथ है। और आईआरजीसी को, क्योंकि आईआरजीसी की पकड़ है पूरे ईरान में और वो बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, वो जब तक नहीं हिलेंगे जब तक कोई अंदरूनी कोई तूफान ना आए। और वो अंदरूनी तूफान कौन लाएगा? वो लाएगा मोसाद और सीआईए के एजेंट। वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और वो ही ये पूरा ये कह सकते हैं आग के अंदर घी डालने का काम कर रहे हैं। और वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा अमेरिका। इस अपॉर्चुनिटी को अगर अब जाने दिया, क्योंकि 2022 में भी हुआ, इस टाइम उस बार इन्हें कंट्रोल किया 2009 में, अब डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि ये सिचुएशन है आज जो ईरान के अयातोल्ला अल खमैनी द वीकेस्ट, अब ये मौका उसको दोबारा दे दिया तो फिर दोबारा ये पावर में आ जाएंगे। जी। तो इसलिए मुझे लगता है वो सारे ऑप्शन अप्लाई करें। मगर एक चीज याद रखना कि जैसे लीबिया है या इराक है, जहां पर भी अमेरिका गया है तो उसको बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ते हैं, क्योंकि आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। अगर मिलिट्री एक्शन करता है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे करता है या साइबर वारफेयर करता है तो फिर ईरान इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि फिर ईरान वर्सेज अमेरिका हो जाएगा। तो रिजीम चेंज होना बड़ा मुश्किल है जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो डोनाल्ड ट्रंप अभी कर रहे हैं, एक प्रकार से इतना प्रेशर डालें, इतना एक प्रकार डर पैदा करें अयातुल्ला अल खमैनी पे कि वो वहां से भाग जाए। और मुझे लगता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। पूरे ईरान के अंदर आग लग चुकी है। 186 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स में और करीब करीब 31 प्रोविंस टोटल में हो गया है। और आज की तारीख में अयातुल्ला अल खमैनी नजर नहीं आ रहे और डरे हुए हैं। उनको पता है उनका अंत आ गया है। और उनका अंत इसलिए आया, लोगों को उसने दबाया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई नहीं, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, करप्शन हाईएस्ट लेवल की है। अब एक चीज और माननी पड़ेगी, क्योंकि आईआरजीसी की बहुत पावर है। जब तक आईआरजीसी साथ में अयातुल्ला अल खमैनी के साथ, तब तक इंटरनल डिसेंट करना बड़ा मुश्किल। इसीलिए अमेरिका ने सीआईए और मोसाद के एजेंट जो हैं वो डाले हुए हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कितने सक्सेसफुल थे समय बताएगा। पर मुझे अपने जितना भी एनालिसिस करके ये लगता है कि अयातुल्ला अल खमैनी के दिन काउंटेड हैं, वो ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो एक लॉन्ग पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। जैसे आप यूएसएस अब्राहम लिंकन को ये लेके आए हैं साउथ चाइना सी से। अगर आप वेनेजुएला में जाएं तो उसने यूएसएस फोर्ड को लगा रखा था, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेके आया तो ये प्रेशर डालना है ईरान पे। वी मीन बिजनेस। हमें अब अगर यहां सिचुएशन ठीक नहीं हुई या आप नहीं भागे, अभी रिजीम चेंज नहीं हुआ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है और ये करके दिखाएंगे। मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, इससे मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूं कि ये जाहिर तौर पर ये मौका चूकेंगे नहीं डोनाल्ड ट्रंप। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, मैं आप सभी मेहमानों के पास लौटूंगी। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है, सैन्य कार्रवाई के विकल्प खुले रखें, ईरान के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है। लगातार बयानबाजी चल रही है। हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो दखलंदाजी कहें या अपना रोल पुख्ता करने की कोशिश कहें, अमेरिका कोई मौका चूकना नहीं चाह रहा है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बयान आया है कि ईरान के हालात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।
और हमारे तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दीपक वोरा जी का रुख कर लेती हूँ। दीपक वोरा जी, अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अमेरिका कोई मौका इस पूरे मामले में चूकेगा नहीं, अब अमेरिकी अधिकारी इसको पोस्चर चेंज बोल रहे हैं कि एक तैनाती में बदलाव हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ये पूरा तरीके से इवैक्यूएशन नहीं है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यू आर ब्रिलियंट। आपकी मैं सुन रहा था विश्लेषण आउटस्टैंडिंग। और दूसरा, सानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो ईरान के रहने वाले हैं। खमेनी को इनके घर में भेज दीजिएगा, ये बनाते देंगे, उसको क्या दिक्कत है। बेटा, मैं बताना चाहता हूँ आपसे स्पष्ट रूप से, ये मैंने देखा है 1977 78, जब शाह के अगेंस्ट, मुझे मेरी 52 साल हो गए कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसकी सीक्रेट पुलिस थी सवाक, वो आईआरजीसी का न्यूक्लियस है। हेलीकॉप्टर, अमेरिकन सप्लाइड हेलीकॉप्टर उड़ के 10,000 लोगों को मार दिया था, उसको कहते थे ब्लैक फ्राइडे। तो ये बाज नहीं आएंगे ये मुल्ले जो हैं। मैम, कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास में हर चीज 2 बार होती है, पहली बार ट्रेजेडी, सेकंड टाइम फार्स। वही चीज जो हमने शाह के टाइम में देखी थी 78 में, वही चीज अब फिर हो रही है। महंगाई है, करप्शन है, सोशल डिवाइड है, ये है, एवरीथिंग इज द सेम जो चल रहे हैं। ये मुल्ले सीखे नहीं है, ना कभी सीखेंगे। अब मेरा जो मानना है, जब ट्रंप कहता है हमारी नजर बनी हुई है और मैं सोच रहा हूं क्या करना है, तो इसका होगा मतलब पक्का। ये हमला करने वाला है। हाँ। ये दूसरे को बता दे कि अभी मैं सोच रहा हूं, अभी मैं चाय पीऊंगा, फिर एक वाइन का ग्लास लूंगा, फिर सोचूंगा, फिर इससे बात करूं, कुछ नहीं। डिसीजन इज मेड। ये एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो उनका जा रहा है, वहां पर फैसला हो चुका है मैम। अब बाकी जो मुल्ला इसको जो मर्जी करें, उनको मैं एक ही राय दूंगा, दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, ये मारेगा आपको, भाग जाओ वहां से। और ये आपने बताया कि दुबई को पैसे भेजें, कैसे भेजे होंगे? यहाँ इसका बेटा कहीं विदेश में रहता है, क्योंकि ईरान से तो पैसे भेज नहीं सकता, वहां तो प्रतिबंध लगे हुए हैं। एक भी डॉलर जाएगा तो अमेरिका का ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल उसको हड़प कर लेगा। मैं आपको बता देता हूँ निजी तौर पे, सूडान में उनके जो राजदूत थे, मेरे बहुत दोस्त थे, उन्होंने मुझे आज तक $8 देने, 20 साल हो गए अभी तक नहीं दी। कहते जी प्रतिबंध लगे, कैसे भेजूं आपके पास? दिस इज द रियलिटी ऑफ ईरान मैम। हालत बहुत खराब है। सुरेंद्र सिंह लाली जी, आप मुस्कुराकर हामी भर रहे हैं और आपका तो पूरा एक्सपोजर भी रहा है अलग अलग जगहों पर, जिन जगहों पर ये तनाव की स्थिति है, जिन जगहों से खबरें निकल कर आ रही हैं, वहाँ के बाशिंदे भी रहे हैं, आप वहाँ रहे भी हैं। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर जो अभी जो सिचुएशन ये बनी हुई है, अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अगर पावरफुल है तो ईरान भी गुरिल्ला वॉर करता है, पहले गुरिल्ला वॉर की तरह वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम कैपेसिटी की बात करें, पावर की बात करें, तो कहीं ठहरता नहीं है अमेरिका के सबसे पहले मैं तो नहीं रहा, मेरे पिताश्री रहे हैं, मैं अमेरिका में रहा हूं। पर वो कहते हैं ना कि अमेरिका की प्रॉब्लम ये कि अमेरिका के दुश्मन से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के दोस्त में होती है। तो ना मैं आयतुल्लाह खमैनी साहब का फैन हूं, ना मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का फैन हूं। जिस हिसाब से उन्होंने मेरे हिंदुस्तान के साथ डील किया और एक फोन कॉल पे सारी डिप्लोमेसी और सब उठा के ताक पे रख दिया, मैं फैन नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया तो मैं और डरता हूं, क्योंकि अमेरिका जहां जहां गया वो सारा रायता फैला के आ जाता है और फिर आसपास बर्बादी हो जाती है। आपने आज उठा तो लिया वेनेजुएला के चीफ को, अब यही नहीं समझ आ रहा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उसे चलाएगा कौन? उसे जूम से चलाएंगे, मार्को रूबियो कहता है मैं नहीं चलाऊंगा, तो स्टीव पीट हेग्सेट कहता है नहीं जी वो चलाएगा। तो हमारे खित्ते में ये गंद ना डालें, क्योंकि इन्होंने पहले अफगानिस्तान में गंद डाला जो हम भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान को $600 मिलियन दे रहे हैं और उसके बाद उनको बिठा के लंच करा रहे हैं। तो मुझे डर है, क्योंकि ईरान, वो एक शोले पिक्चर में डायलॉग था कि गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो दौड़ के पकड़ लोगे। ईरान इतना आसान नहीं है। आप शायद जितना उनके पीछे जाएंगे उतना पीपल विल रैली फॉर द फ्लैग, क्योंकि अमेरिका के साथ उनको बहुत नफरत है। तो कोई बड़ी बात नहीं, जो थोड़े बहुत लोग बॉर्डर लाइन के केस में भी थे वो भी रैली करें। अभी की अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो जो अभी डेटा है हमारे पास, उसमें तो कहीं ना कहीं कोई स्टैंडिंग दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मिसाइल्स की पावर है ईरान के पास। मैडम डेटा की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका और अफगानिस्तान में क्या मैच है? दे वेंट टू अफगानिस्तान, दे स्पेंड ओवर $1 ट्रिलियन, 32 बिलियन का तो इन्हें पाकिस्तान चेपू लगा गया। उसी जिस तालिबान को मारने के थे उसी को सारे हथियार देके वापस आ गए। आप आज भी देख लीजिए, अगर वेपन से काम होता तो बहुत सारे मसले सुलझ जाते। तो आप जाके और गंद न डाल दें, क्योंकि जो इतने उसके समर्थक है, आज एक रात में 2-4 करोड़ लोगों को मार थोड़े ना दोगे।
वो बड़ा एनरस ना बन जाए, वो बड़ा सीरिया या लीबिया हमारे खित्ते में ना आ जाए, वो ज्यादा बड़ी मुसीबत है। क्योंकि अगर तोप और बम के गोले से होता तो आज अमेरिका इतना इनसिक्योर फील ना करता। चाइना कहां अमेरिका को मार रहा है? चाइना करता है गिल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, अमेरिका शोर मचाता है। चाइना चुपचाप से जाता है, रेयर अर्थ खरीदता है, सॉवरेन डेट खरीदता है, गुलाम बनाता है, उसके बाद अपना काम करता है। तो मैडम मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि बम के गोलों से, हवाई जहाजों से अब अमेरिका के 10 बेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें से सिर्फ 47,000 तो उनके सैनिक ही, और सबसे बड़ा कतर है जहां से लोग आ रहे हैं। और उससे अब क्या करोगे? आप मुल्क को तोड़ के तो आ जाओगे, लेकिन वो रायता संभालेगा कौन? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। ये और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, निश्चित तौर पर। मेजर जनरल ए के सिवात जी, आपसे मैं ये इसका जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बात तो लोकतंत्र की रक्षा की कही जाती है, लेकिन ये जो एक कहीं ना कहीं वैश्विक दबाव की कोशिश भी है। जब भी इस तरीके की पिक्चर में अमेरिका नजर आता है तो ये एक वैश्विक दबाव भी, और ऐसी जिस तरीके से सुरिंदर सिंह लाली जी कह रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आप दादा हैं दुनिया के, लेकिन क्या ऐसी जरूरत आपको बार बार आन पड़ती है? हाँ बिल्कुल। देखो सोनाली, एक चीज देखना पड़ेगा कि अभी हमें इस कॉन्टेस्ट में करना है कि जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में, देखो ईरान के साथ आज मिडिल ईस्ट में कोई खड़ा नहीं है देश। क्या ये आज मिडिल आप ईस्ट में देखें, ही, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मिडिल ईस्ट में ही ये प्रेशर बनाने की कोशिश है? हाँ बिल्कुल। देखो मैं कुछ और बताने की कोशिश, तो मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में ईरान भी अकेला ही है, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, बाकी सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन वो सब इकट्ठे हैं, उनको कोई लावर नॉस्ट नहीं है ईरान से। मगर इसमें यह सच्चाई है कि अगर आप ईरान की रजीम चेंज कराना चाहते हैं मिलिट्रीली, तो फिर आपको बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए आपको वहां पर अमेरिका नहीं जाना चाहेगा, और वो इस्तेमाल करेगा आपके मिसाइल का, रॉकेट का। उसका इम्पैक्ट उल्टा भी पड़ सकता है। उसका इम्पैक्ट क्या है? ईरान को इकट्ठा भी कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सोच समझ के कार्रवाई करेंगे, ऐसा करेंगे कि वो आप जो सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे, इतना प्रेशर डालें। क्योंकि मोसाद और सीआईए के एजेंट वहां जा चुके हैं, वो अंदर से काम कर रहे हैं। वेनेजुला में भी आप एक चीज को देख के रखें, वो जो ऑपरेशन किया था डेल्टा फोर्स ने, उसको आने वाले अगले 50 साल में स्टडी किया जाएगा कि काबिल तारीफ। उन्होंने उसका सारा का सारा जो स्टाफ था उसको भी खरीद लिया, और विद इन नो टाइम वो लेके चले गए। एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, उसने सोचा मुझे तो हवा भी नहीं छू सकती, उसको लेके। कहने का मतलब यह है कि आप ईरान जो है उसको अंदरूनी हिसाब से, अगर वो एक प्रकार फूट पड़ गई, आईआरजीसी के अंदर फूट डाल दी, मिलिट्री के अंदर फूट डाल दी, फिर आसान होगा। और मुझे लगता है इस बार डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को सोच रहे हैं कि अभी लोहा गर्म है, वार करो। आज बहुत कमजोर है आयतुल्लाह खमैनी, अभी इनको मौका दे दिया तो फिर ये दोबारा पावरफुल हो जाएंगे। 2009, 2018, 19, फिर 2022। तो ये सच्चाई है कि जो मिलिट्री अटैक है वो इसका लास्ट रिसोर्ट होगा। मगर अगर उसने कर दिया तो इसका मतलब उसने इंटरनल डिसेंट पैदा इतना कर दिया आईआरजीसी में। आज आयतुल्लाह अल खमैनी अंदर से कमजोर है। अंदर से कमजोर करना, आईआरजीसी को बांटना, आयतुल्लाह खुमानी के अलग एक प्रकार से ऐसे बंदे पैदा करना जो कि उसको अंदर से काटे, ये जरूरी है। अब बात आती है कि अगर वहां पर रजीम आता तो आगे आएगा कौन? ये बिल्कुल ठीक है कि प्रॉब्लम क्या है कि और लीडरशिप नहीं है। कोई भी ये नहीं कहा राजा पलवी, ये रेजा पलवी जो है इसको अमेरिका भी कोई श्रेय नहीं दे रहा। आज तक डोनाल्ड ट्रंप से मिले नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लो रिजीम चेंज होता है, हु देयर आफ्टर, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बट आज की तारीख में ये जो आयतुल्लाह अल खमैनी की गवर्नमेंट है, ये जो है इसके लिमिटेड देन है, ये जाएगा। क्योंकि अब ही द वीकेस्ट, और अमेरिका इस चांस को नहीं जाने देगा। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, मैं सुना ली एक मिनट, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। और ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी भी बना सकता है, उसको अब रशिया ने भी हेल्प किया है। तो अगर वो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो अगला नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, फिर आप उसको टच नहीं कर पाएंगे। और मिडिल ईस्ट में भी कोई देश नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो मुझे लगता है कि आर पार की बात है, डोनाल्ड ट्रंप छोड़ेंगे नहीं। क्या वो कैसे करेंगे ये तो समय बताएगा, और वो हर चीज को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं। यूएसएस इब्राहिम लिंकन को मिडिल ईस्ट में लाना, गल्फ ऑफ अब ईरान के अंदर लेके आएंगे तो एक प्रेशर टैक्स भी हो सकता है। आयतुल्लाह अल खमैनी डर के मारे
पहले वहां से भाग जाएं, कहां जाएंगे तो समय बताएगा, मगर ऐसा हो सकता है। मगर इस बार जो अपॉर्चुनिटी मिली है अमेरिका को, ये नहीं जाने देगा। अब इसके ये भी आते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट होगा। बिल्कुल होगा। ऑयल सबसे ज्यादा वहां चीन में जाता है, वहां से जो गल्फ ऑफ आपका ईरान है, इसके थ्रू जो पेरिस ये है, वहीं से ऑयल आता है। 60 to 70% ऑयल के रेट तो बढ़ेंगे, ये सच्चाई है। अगर वहां पर हमला होता है जी। ईरान पे, तो ये हो सकता है। भारत को इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। भारत $1.2 बिलियन का ही ट्रेड है, हमने बंद कर दिया था जब इसके ऊपर JCPO लगाया था, जॉइंट जी। कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। हमारा इंटरेस्ट वहां पर चाबार पोर्ट है, मुझे लगता नहीं अमेरिका उसको टच करेगा, वो उसकी अहमियत समझता है। सुनाली जी। दीपक वोरा जी, जिस तरीके से अभी सर ने भी कहा कि अमेरिका जो है वो एग्रेसिव है इस वक्त और कोई मौका नहीं चूकेगा, बार बार ये चीज़ें निकल कर आ भी रही हैं, लेकिन ईरान की तरफ से एक कॉन्ट्रडिक्टरी सी सिचुएशन दिख रही है। ईरान ने ये भी कहा है कि हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं एंड एज वेल एज हम डायलॉग भी चाहते हैं। तो ये क्या मैं इसको थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी सर। एक कहावत है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। ईरान वही करने की कोशिश कर रहा है। मैं जंग के लिए तैयार हूं, मैं शांति चाहता, वो कोई शांति मांति नहीं चाहता है। ये जो मुल्ला है 90 साल का, 85 साल का खमेनी, इसको पता भी नहीं है क्या हो रहा है। ये सब वो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कर रहा है, जो शाह के टाइम की सभा का नया इनकारनेशन है। मेरा अपना मानना है मैम, ये बम मारेगा, सत्ता पलटेगी, और जो बाहर, जो ईरान में भी बहुत से लोग हैं जो मुखालफत कर रहे हैं, और विदेशों में बहुत से ईरानी बैठे हैं जो मुल्ला रेजीम से भाग गए थे, ये वापस आएंगे। इलेक्शंस वहां करवाई जाएंगी, संयुक्त राष्ट्र संघ का हाथ मरोड़ा जाएगा कि जाइए इलेक्शन कराइए, और उसके बाद इसके अंदर से कोई नई सरकार आएगी। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था, मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी अब उसको डेमोक्रेसी बनाओ, उसको अमीर बनाओ। आप सहमत है नहीं है, ये उसका इरादा है। मैं देख रहा हूं जो इसने सीखा है कि अफगानिस्तान में क्या होता है। 20 साल मैंने तालिबान को निकालने के लिए 20 साल बर्बाद किए, और उसके बाद तालिबान को वापस आओ डार्लिंग दे के मैं चला आया वहां से। सो मेरी फीलिंग है देयर विल बी इलेक्शंस, प्रोबेबली कोई अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन उसको, मैंने देखा कई बार, मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहा हूं, वो करेगा, कोई ना कोई आएगा वहां पे गवर्नमेंट बनाएगा। अब वो आपका गवर्नमेंट चलेगी एनालिसिस कि क्या नहीं, कहता है, क्या अमेरिका के आगे ईरान टिक पाएगा सर? सवाल नहीं पैदा होता, नॉट अ चांस इन हेल। अभी मैं देख रही हूँ सुरिंदर सिंह लाली जी मुस्कुरा रहे हैं, वो आपके हर बात पे मुस्कुराकर ही जवाब दे रहे हैं। या तो वो इत्तेफाक रख रहे हैं बात से, या फिर उनको समझ में नहीं आ रही है कि क्यों को ये बात कह रहे हैं। आपका क्या पक्ष है इस पर, सुरिंदर सिंह लाली जी? मेरा पक्ष ये है कि अगर अमेरिका ने आके अपना एक यहाँ पे प्रॉक्सी बिठा दिया तो हमारे लिए और मुसीबत है। इधर पाकिस्तान प्रॉक्सी बैठा, उधर चाइना बैठा। क्योंकि एक बात को याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कितनी जफियां पफियां डाली, आज फिर 25% टैरिफ लगा दिए, 50 साल लगा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इतना बढ़िया, जैसे जनरल साहब ने कहा, क्या बढ़िया उन्होंने नेटफ्लिक्स वाला किया, जाके मुदोरों को उठा के ले आए। उन्होंने इस दुनिया का स्टैंडर्ड लोअर कर दिया। अब जब चाइना ताइवान को उठाएगा तो कोई आएगा नहीं रोकने बीच में। यूक्रेन के बाद अब रशिया के अंदर, रशिया और यूक्रेन में बढ़ेगा और यूरोप में भी बढ़ेगा, और सारे अपने एलाइज को उठा सके उन्होंने बस के नीचे फेंक दिया। कमिंग सून ग्रीनलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, ईरान, मेक्सिको। You please have to understand that today America is the biggest unilateral power, एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और वो चाइना से नहीं कर पा रहा है। आज वो रेयर अर्थ में चाइना ने उसे बिल्कुल गला घोट के बिठा दिया। आज ये सारा खेल वही है। तो अगर हमारे लिए ईरान और डिस्टर्ब होता है, पहली बात तो मैं ईरान से अभी भी कुछ नहीं हूं, बट वो इराक वाला हाल ना कर दिया। अब देखिए, अमेरिका ने कहा, जनरल पावर ने कहा, ये देखो मेरे पास वाइल है उनके सेनेट में, मैं इराक पे अटैक करूंगा, और टोनी ब्लेयर साथ में झंडा लेके कूद रहे थे चेयर गर्ल की तरह। इराक का क्या हालत कर दिया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला नहीं, सितंबर 11 का लिंक मिला नहीं, बिन लादेन मिला नहीं, ये सब पाकिस्तान में है, और उसको वो लंच करा रहे हैं, और हमारे अगेंस्ट एक और बंदा खड़ा कर दिया। तो मैं as much as I'm not a fan of खुमैनी और अमेरिका, मैं कह रहा हूं कि मैं इसको एज एन इंडियन देख रहा हूं कि अगर अमेरिका खैर प्रॉक्सी और आ जाता है, यहाँ पे बाबल बंदे हुए इतने सी पोर्ट्स हैं, और इस समय चाइना जिस हिसाब से बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अमेरिका के बिना शोर मचाए बिना अपनी टेंटिकल्स बढ़ा रहा है, तो हमारे लिए और भी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर अभी ईरान बुरा है तो इससे भी बुरा हो सकता है, क्योंकि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और अगर फैल गई
तो ऑलरेडी जब वो 90 में यहाँ छोड़ के गए थे, हम आज तक भुगत रहे हैं, अभी पीछे चांदनी चौक में अटैक हुआ है। तो आई एम लुक, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, मैं इसको डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ईरान नहीं देख रहा, मैं एज एन इंडियन देख रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये कहीं खिचड़ी और ज्यादा ना बन जाए, रायता और ना फैल जाए, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड के बिना आप ईरान में रजीम चेंज नहीं कर सकते। और बूट्स ऑन द ग्राउंड आज डोनाल्ड ट्रंप है, उनको तो 4 तरह की बीमारियां हैं। कल उन्होंने अपने कैपिटल हिल में बच्चे बुलाए अपने ओवल ऑफिस में, वो सो गए। वो कभी अपनी बीवी के अंडरगारमेंट्स की बात करनी शुरू कर देते हैं। तो इतना अनस्टेबल आदमी है वो, आज अगर रायता फैला के चला जाएगा, उसके बाद समेटना तो हमें पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पूरी टर्म भी शायद कर पाएंगे। बहुत बड़ा चांस है कि वो अपने इसमें लेमडअप हो जाएंगे। दीपक एक और बोरा बात जी, देखिए, दीपक अपनी बोरा बात जी खत्म करता हूं, एक और बात 1953 की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और बात, जिन बातों के लिए वो जा रहे हैं ईरान में, वो तो उनके अमेरिका में हो रही है। आप देखिए मिनियापोलिस में क्या हो रहा है, मिनीसोटा में। मतलब उनके एक आदमी नहीं, वो आइस के जो उनके बंदे हैं, उसने मुंह पे एक गोली के गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने कह दिया कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा गोली मारी, बात खत्म। 2 घंटे में उनकी पूरी कैबिनेट ने स्टेटमेंट दे दी। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अमेरिका ने पूरी दुनिया को खोल दिया है। आप देखिए डेनमार्क का जो सवेरे वहां गया था, वो किस तरीके से बेआबरू होकर निकला है बाहर। अब देखिए वो अपनी यूरोप अपनी फोर्सेस वहां भेज रहा है। तो ये खित्ते को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगी, सी रूट डिस्टर्ब होंगे, तो उसमें सब होंगे। और हम कोई बहुत बढ़िया नेबरहुड में नहीं है, हम अमेरिका की तरह नहीं है कि 6 घंटे यहाँ और 6 घंटे यहाँ चले जाओ, कोई वो एनिमी नहीं है। हमारे तो जगह जगह साथ में लोग बैठे हमें नोचने के लिए। दीपक वोरा जी, एक बहुत सामान्य सी बात है, मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, आप उसमें से एक चूज कीजिएगा कि अगर ऐसा होता है इस पूरे मामले पर, तो क्या इससे प्रदर्शनकारी मजबूत होंगे, या इससे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, या शासन मजबूत होगा, या फिर जो 1953 में हमने जो सिचुएशन देखी उसके बाद के हालात बने कुछ वैसा होगा अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो? नन ऑफ द अबव, रेजिम चेंज होगा वहां पर। ओके। और ये बड़ी बड़ी बातें हैं कि ये वहां एक और दुश्मन बैठ जाएगा। अरे दुश्मन तो वहां पेरू में भी बैठ जाएगा हमारा। मुझे 52 साल हो गए सर, क्षमा करिएगा लाली साहब, कूटनीति में जो आप कह रहे हैं दैट इज टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप वफादारी चाहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन, तो बाजार से कुत्ता खरीद के ले आइए, वो आपको वफादारी देगा। जो आप घर में कहते हैं करते हैं और जो दूसरों को भाषण देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नाम सुना है संयुक्त राष्ट्र संघ का? सर वो सो गई है। क्या बोली वो वेनेजुएला के? आई एम डीपली कंसर्न। ईरान के बारे में क्या बोले? आई एम डीपली कंसर्न। कल उसने पैसे देने बंद कर दिए, वो मर जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ। सो मैम, इन इंटरनेशनल रिलेशंस आज की जो हमारी सिस्टम है, ये इंटरनेशनल ऑर्डर, ये वो सब डिसऑर्डर है। ताकत है, आजमाओ। अगर ये आपकी मुखालफत कर रहा है, बाहर निकाल के फेंक दो उसको। मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाज जी, आपका क्या रुख है इस पर? देखो, एक चीज आप समझनी चाहिए, आप हर एक चीज को एक चीज देखें कि ईरान एक प्रकार से आज पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजरस है। अगर जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना दिए, पूरे मिडिल ईस्ट में एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि एक न्यूक्लियर हथियार जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देता है। और ये सच्चाई है कि जो अयातुल्ला अल खमैनी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। ये 60% तो ये इनरिच कर चुके थे। अगर ये नहीं उस समय हमला करते तो ये बनाने के करीब। इसका मतलब ये है आज की तारीख में जो डोनाल्ड ट्रंप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने देंगे कि आज अयातुल्ला अल खमैनी कमजोर हैं, आज इंटरनल डिसेंट है, आज लोग सड़कों पे आ रखे जला रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, मगर फिर भी डर नहीं रहे। तो ऐसे में ये सोचना कि अब वो कुछ ना कुछ पैक्ट साइन करके छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। रिजीम चेंज होगा, कैसे होगा वो समय बताएगा, क्योंकि मोसाद और सीआईए के एजेंट इसके अंदर घुस चुके हैं। वो अंदर से खोखला करेंगे, आईआरजीसी को खरीदेंगे, उनके पास तरीके हैं और वो करेंगे। और ये मुझे लगता है वर्ल्ड की पीस के लिए बहुत जरूरी है। ईरान विद आयतुल्ला अल खमैनी इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। तो ये चेंज होना चाहिए और ये होगा। और मैं बताता हूं कि इस डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करते हैं, कई चीजें वो उनका बोल ज्यादा देते हैं, मगर उनके अंदर अहमियत है। डेनमार्क से वो ग्रीनलैंड ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं कह रहे कि भाई पकड़ लेंगे, वो कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए कि वहां पर रशिया और चाइना दबदबा बनाना है। आर्कटिक आज सी लेन्स खुल के वहां, आज ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है यूरोप से लेके अमेरिका के लिए। तो सच्चाई है, बदलता हुआ ये सारा स्ट्रेटेजिक
इन्वायरमेंट है, इसमें अमेरिका अपना दबदबा बनाएगा। चीन और जब रूस हम का आप जिक्र कर रहे हैं, चीन और रूस का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या एक ये शक्ति संतुलन देखा जाए? अगर ऐसा होता है तो एक शक्ति संतुलन होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है कि एक बात सुने आप, ईरान में ये कुछ होने वाला है। चीन और जो रशिया है उसने इतने बड़े कमेंट क्या दिए हैं? कोई कमेंट नहीं। क्या वो खुल के उसकी हेल्प करने आएंगे? ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि न्यूक्लियर ईरान किसी को नहीं चाहिए। ना रशिया चाहता है, ना चाइना चाहता है। ये याद रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मगर अब सच्चाई है कि जो कार्रवाई ये अयातुल्ला अल खमैनी की रजीम कर रही थी ईरान में, क्या ये ठीक है? ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं है। ये लोगों को मारा जा रहा है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट ऑर्डर पे है, हर तरफ से फेल हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। पर इकोनॉमिक सैंक्शन तो यूं लगे क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियार की तरफ जा रहा है। तो मेरा मतलब यह है, अभी डोनाल्ड ट्रंप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देंगे। वो हर एक ऑप्शन को इंप्लीमेंट और एक्सरसाइज करेंगे। किसको कब करेंगे वो समय बताएगा। मगर अयातुल्ला अल खमैनी की रिजीम लिमिटेड है, ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। वो कब भागेंगे, कहां भागेंगे, वो भी अब आने वाला समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अमेरिका इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देगा। और अयातुल्ला अल खमैनी की रिजीम चेंज होना देश के लिए और वर्ल्ड के पीस के लिए मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप। ठीक है दीपक वोरा जी, एक छोटा सा सवाल मेरा, क्या कूटनीति का कोई रास्ता देख रहे हैं या गुंजाइश खत्म है? शुरू कर चुके थे, बहुत कूटनीति हमने ट्राई की है। जब कूटनीति फेल हो जाती है फिर मिलिट्री एक्शन, जब मिलिट्री एक्शन हो जाता है कूटनीति वापस आती है। अल्टीमेटली समझौता टेबल पर बैठ के आप मेरे साथ ही करेंगे। जनरल साहब तो पीठ फूट के भाग जाएंगे, उसके बाद मुझे जो करना है मैं वहां पर करूं। ठीक है सुरेंद्र सिंह लाली जी, एक छोटा सा कमेंट सर। बस मैं तो बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वफादारी तो काम आई नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी यूरोपियन यूनियन नेटो ने वफादारी दिखाई, आज बेचारे ना घर के रहे ना घाट के रहे, उनका जीडीपी भी बढ़ाना डिबेट में तो कोई ना कोई कूटनीति जरूर काम आ गई कि आपने शुरुआत विरोध से की, लेकिन आप अंत तक आते आते कह रहे हैं कि मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। चलिए ये अच्छा हुआ, ये बढ़िया हुआ। चलिए अपनी बात रखिए सर प्लीज, समय कम है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम हमारे सम्मानित मेहमान हमारे साथ थे। तो इस वक्त जो स्थिति ईरान की बनी हुई है उसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका का जो एक्शन है वो अमेरिका की तरफ से अब साफ कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानबाजी चल रही है उससे ये साफ इशारा है कि कहीं ना कहीं एक जो तैयारी है वो पुख्ता तौर पर अमेरिका की तरफ से भी वॉर की हो रही है। अब आगे आने वाले समय में ये सिचुएशन किस तरह से बदलती है, तमाम अपडेट्स के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बेधड़क में इतना ही। नमस्ते।